Hello everyone. So we are going to continue with salaries today. In the last class, we talked about some basic concepts of salaries, and we did we learned some terminology. For example, advance salary or advance against salary. And what is we did some deductions also. For example, standard deduction, entertainment allowance, and employment tax. तो हमने ये सारी चीजें की थी. And then we were about to start with taxability of allowances. That part we did not touch. So we are going to start with taxability of allowances. Allowances क्या होते हैं इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. सैलरी का वो पार्ट जो आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है. Basic salary is there and there are certain types of allowances. Now allowances are given for a particular purpose only. तो अभी हम allowances के बारे में बात करेंगे. Allowances के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. Allowances okay. So allowances have been divided into three parts. They are divided into three categories. First is fully taxable allowances. So there's a list of allowances which are going to be fully taxable. मतलब 100% allowance पर tax लगेगा. अगर मुझे 10,000 का अलाउंस मिला तो पूरे पूरे 10,000 पर टैक्स लगेगा. मुझे 5,000 का अलाउंस मिला तो 5,000 रुपए पर टैक्स लगेगा. तो ऐसी एक कैटेगरी ऑफ अलाउंसेज है विच इज फुली टैक्सेबल. इसमें दे विल नॉट डिडक्ट इवन 1 रुपी. ठीक है. Then there are going to be certain allowances which are partly taxable. Which are partly taxable. अब partly taxable का मतलब क्या है? कुछ पार्ट पर टैक्स लगेगा, कुछ पार्ट पर टैक्स नहीं लगेगा. ठीक है. मतलब पार्टली टैक्सेबल का मतलब क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे पहला हमने करा फुली टैक्सेबल. मतलब जितना भी अलाउंस मिला, फॉर एग्जांपल डियरनेस अलाउंस मिला आपको, अगर 1 लाख रुपीज मिलता है तो वो 1 लाख का 1 लाख पूरा टैक्सेबल होगा. सेकंड मैं आपसे बात कर रहा हूँ पार्टली टैक्सेबल. नाउ व्हाट इज पार्टली टैक्सेबल? फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर अलाउंस है, वो आपको 1 लाख रुपीज का मिलता है. लेट अस से यूनिफॉर्म अलाउंस. आपको ये यूनिफॉर्म अलाउंस मिला 1 लाख रुपीज का, लेकिन आपने यूनिफॉर्म में स्पेंड कितना किया? 60,000 रुपीज. दिस इज योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर. राइट. इस पर्टिकुलर अलाउंस की अगर बात करेंगे, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस. पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस बोलते हैं जितना आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है उतना तो आपको डिडक्शन दे देंगे, उसके अलावा जितना आपने स्पेंड नहीं किया उस अलाउंस का पार्ट, उस पर हम टैक्स लगा देंगे. तो इसे पार्टली टैक्सेबल क्यों बोला? एक पार्ट पर तो टैक्स लग रहा है, एक पार्ट पर टैक्स नहीं लग रहा. ठीक है. तो मतलब partly taxable allowances are concerned about the actual expenditure also. जितने एक्सटेंट तक आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर करेंगे उतना एक्सटेंट आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा या डिडक्शन मिल जाएगा उतने एग्जेम्प्ट का. बाकी का बचा हुआ जो पोर्शन है उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा. अब तीसरी कैटेगरी देखते हैं. अलाउंसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट अमाउंट नोटिफाइड इन द रूल्स. मतलब ये भी कहीं ना कहीं पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज ही हो गए, लेकिन ये इस वाले अलाउंसेस से थोड़ा डिफरेंट है. ये डिफरेंट कैसे? लेट अस से कोई अलाउंस आपको 1 लाख रुपीस का मिलता है, और इनकम टैक्स के रूल्स में लिखा हुआ है कि वो अलाउंस मैक्सिमम जो डिडक्शन अलाउड होगा या मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज का मिलेगा. ये किस में लिखा हुआ है सर? ये रूल्स में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स के रूल्स में. तो अब आपका एम्प्लॉयर आपको उस अलाउंस के नाम पर कितना भी पैसा दे दे, उस पूरे पैसे पर टैक्स लग जाएगा एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट विच हैज बीन रिटन डाउन इन द रूल्स. मतलब रूल्स में लिखा हुआ है कि ये 10,000 मिल सकता है आपको अलाउंस, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो 10,000 पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी बचे हुए 90,000 पर टैक्स लग जाएगा.
तो मतलब इन अलाउंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर से मतलब था, यहाँ पर आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है। रूल्स में जो लिखा हुआ है उतना ही अलाउड होगा, उसके बाद आपको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस हो गए। अभी हम यहाँ पर, अच्छा, एक फोर्थ कैटेगरी भी है, होल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। ये अलाउंसेस जितने भी होंगे ये होल्ली एग्जेम्प्ट रहेंगे। इसमें जितना अलाउंस आपको मिलेगा उतना पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। एक मतलब नॉट इवन अ सिंगल रुपी फ्रॉम दैट अलाउंस विल बी चार्ज टू टैक्स। तो हमने 4 कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस देख लिए। बेसिकली तो 3 ही है, लेकिन मैंने इसे 4 कर दिया। एक तो फुली टैक्सेबल, जितना अलाउंस मिलेगा पूरे 100% अलाउंस पर टैक्स लग जाएगा। पार्टली टैक्सेबल में 2 टाइप के हैं। एक ये कि आपको अलाउंस एक सर्टेन सम का मिला, एक सर्टेन अमाउंट का आपको अलाउंस मिला, उसमें से जितना आप एक्सपेंडिचर कर देंगे उस पर्पस के लिए उतना तो डिडक्शन या एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा, बाकी बचे हुए पोर्शन पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पार्टली टैक्सेबल हो गया, मतलब कुछ अमाउंट पर लगा कुछ अमाउंट पर नहीं लगा। ऐसे ही पार्टली टैक्सेबल का दूसरा पार्ट आ जाता है, यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स के रूल्स देखे जाएंगे। आपको अलाउंस कितना मिला उससे मतलब नहीं है, इनकम टैक्स में कितने अमाउंट पर एग्जेम्पशन दी गई है उससे मतलब। ठीक है, जितना इनकम टैक्स ने एग्जेम्प्ट करा हुआ है सिर्फ उतना ही एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी पूरे को उठाकर वो टैक्स कर देंगे। देन कम्स द लास्ट कैटेगरी विच इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। वी डू नॉट केयर वेदर यू मेड दैट एक्सपेंडिचर और नॉट। एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है, रूल से कोई मतलब नहीं है। ये अलाउंस जितना मिलेगा पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो दीज आर द कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस। ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम स्टार्ट करेंगे एचआरए से। स्टार्ट हम करेंगे हाउस रेंट अलाउंस से, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउंस। आइए देखते हैं। अब हाउस रेंट अलाउंस, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये अलाउंस किसके लिए है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में शायद। ये अलाउंस कब मिलता है सर? जैसे सपोज कीजिए आप ए सिटी में रहते हैं और आप बी सिटी में जॉब करने के लिए गए। ए सिटी में आपकी हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है खुद की ओन्ड, जहां पर आप स्टे करते हैं। लेकिन जब आप बी सिटी में जॉब के लिए जाएंगे तो वहां पर यू डू नॉट हैव अ हाउस प्रॉपर्टी। आप क्या करेंगे? यू विल टेक अ फ्लैट or a place on rent. This is obvious, and this is one of the major expenses of anybody who's working in any city. दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर कहीं भी रह रहे हो तो ये तो सबसे बड़ा एक मेजर और फिक्स्ड एक्सपेंस होता है, हर महीने होना ही है, और एक बहुत मेजर प्रोपोर्शन का एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो इसके लिए, इस पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए एक अलाउंस डाला गया जिसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस। हमें इसके बारे में देखते हैं, क्या ये पूरा का पूरा फुली टैक्सेबल होता है, किस कैटेगरी में आता है, या फिर ये पार्टली टैक्सेबल है, या फिर ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्योंकि हमने 3 कैटेगरी अभी पढ़ ली हैं, इन 3 कैटेगरी में से ही हो सकता है, राइट? सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच कैटेगरी इज दिस फॉलिंग इन। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इस कैटेगरी में आता है सर, पार्टली टैक्सेबल। कुछ अमाउंट इसका टैक्सेबल होगा, कुछ अमाउंट इसका टैक्सेबल नहीं होगा। पार्टली टैक्सेबल में ये मतलब नहीं होता कि पूरा का पूरा एग्जाम नहीं हो सकता। पार्टली टैक्सेबल का मतलब है देयर आर लिमिट्स। अगर वो उस लिमिट में है तो हो सकता है पूरा का पूरा एग्जाम भी हो जाए। ठीक है, सो देयर आर लिमिट्स इन अंडर पार्टली टैक्सेबल। तो इस पर्टिकुलर अलाउंस की लिमिट देखनी है क्या है। आइए, द टैक्सेबिलिटी ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस इज डिस्कस्ड एज अंडर। आप टैक्सेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं कि कितने पर टैक्स लगेगा। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस इज अ अलाउंस granted to an employee for the payment of rent
ऑफ हिज रेजिडेंस। तो ये किस लिए मिलता है एम्प्लॉय को, कि वो जहां भी जो उसका रेजिडेंस है उसका रेंट का पेमेंट कर रहा होगा उसके लिए अलाउंस मिलता है। पर्पस क्लियर हो गया। हमारा इंटेंशन क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका इंटेंशन क्या है। मैं आपको एक थोड़ी सी बेसिक चीज और बताऊंगा। मुझे लग रहा है कि आपको डिफिकल्टी आ सकती है समझने में कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, अलग से ये अलाउंस क्यों पढ़ रहे हैं और ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब आपको सैलरी मिलती है 1 लाख रुपए की, तो इस सैलरी के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी, 70,000 रुपीज, डियरनेस अलाउंस 15,000, हाउस रेंट अलाउंस 10,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 5। ऐसे करके सर आपका 1 लाख रुपीज हो गया पूरा। ऐसे करके आपका 1 लाख रुपीज पूरा हो गया, राइट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने पर टैक्स लगाना है, तो आपका जवाब होगा सर 1 लाख रुपीज पर टैक्स लगाना है, बात कर। लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करेंगे। बेसिक सैलरी पर टैक्स लगेगा, यस, और पूरे पर लगेगा, नो डाउट। डियरनेस अलाउंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल है ये, इस पर भी टैक्स लगेगा और पूरे अमाउंट पर लगेगा। एचआरए की जब बात आती है तो दिस इज पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। तो इस पर पूरे पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये मैं अभी नहीं कह सकता। तो ये मैं कब कह पाऊंगा, जब मैं इसके रूल्स पढ़ लूंगा जो हम अभी पढ़ने वाले थे। हो सकता है इसमें पूरे के पूरे 10K पर टैक्स लग जाए, ये भी हो सकता है कि इसमें 6K पर टैक्स लगे, बाकी 4K एग्जेम्प्ट हो जाए। ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरे 10K एग्जेम्प्ट हो जाए, किसी पर टैक्स ना लगे। तो अगर ये सिनेरियो हुआ तो आपकी 1 लाख की सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा, आपकी सिर्फ 90,000 की सैलरी पर टैक्स लगेगा। आप बात समझ में आई। अगर पूरा का पूरा एचआरए एग्जेम्प्ट हो गया तो दोस्तों मेरी सिर्फ 90,000 रुपीज पर टैक्स लगेगा, 1 लाख रुपीज पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये पोर्शन, दिस पोर्शन ऑफ माई सैलरी इज विल बी एग्जेम्प्ट। अब आपको समझ में आया हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सारे अलाउंसेस अलग से, क्योंकि हर किसी के अलग से रूल्स दिए हुए हैं, हर किसी के अलग से लिमिट्स दी हुई हैं, तो उस लिमिट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करें, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। आप कहोगे सर एग्जेम्पशन तो थी, दोस्तों वो एग्जेम्पशन थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो गया। तो झगड़ा सिर्फ इसका रह गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग सिनेरियोज आ सकते हैं, कुछ और अलाउंसेस हो सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला पर्टिकुलर अलाउंस क्वेश्चन जब आएगा तो एक बेसिक सैलरी दी होगी, 4-5 टाइप के अलाउंसेस दिए होंगे, एक परक्विजिट दिया होगा आपको, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होके आएगा और फिर आपसे बोलेंगे इसका टोटल टैक्स निकालिए। बेसिक सैलरी भी आपको ग्रेडेड फॉर्म में दे दी, ग्रेडेड, वो जो हमने पढ़ा था ना, एक क्वेश्चन करा था, तो वो भी आपको वैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम एचआरए पढ़ रहे हैं कि एचआरए में कितना अमाउंट अलाउ करोगे एग्जेम्प्ट करने के लिए और कितने अमाउंट पर टैक्स लगाओगे। आइए, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ी जल्दी जल्दी कर लेंगे, इस पर टाइम अच्छे से देना पड़ेगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Section 1013A provides exemption to the assessee who is in receipt of HRA from his employer. Least of the following shall be exempt. इन तीनों में से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। मतलब जैसे कि हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस में देखा था, 1 2 3 ये तीनों आपको निकालने पड़ेंगे, इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब आपको अलाउंस मिला 1 लाख रुपए का,
और इन तीनों में से मान लेते हैं ये 50,000 का आ रहा है, ये 40,000 का आ रहा है, और ये फिगर आ रही है 30,000 की, तो आपको 30,000 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा यहाँ से, और बाकी बचे हुए 70,000 पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखना है कि ये तीनों चीजें हैं क्या, ये क्लियर करना है। क्या लिखा हुआ है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उतना अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलेगा। कहना क्या चाह रहे हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन टू यू। इन तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट होगा, उतना पोर्शन एचआरए का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, आपको एक्चुअल एचआरए अपने एम्प्लॉयर से मिला कितना है, तो यहाँ पे फिगर्स डालते हुए चलते हैं, देखते हैं कितना क्या हो रहा है। ठीक है, हमें एचआरए मिला है अपने एम्प्लॉयर से 40,000 रुपीज। ठीक है, अगला पॉइंट, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे किया सर, महीने का रेंट कितना पे किया, महीने का रेंट पे किया सर 50,000 रुपए, और सैलरी कितनी है, सैलरी 2 लाख रुपए, तो महीने का रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी विच इज 20,000 रुपीज। यहाँ पर हमने 30,000 लिख दिया। अगला क्या है, 40% ऑफ सैलरी। अब सैलरी का 40% निकालेंगे सर, 40% कितना हो गया, 80,000 रुपीज, तो यहाँ पर हमने 80,000 लिख दिया। अच्छा, एचआरए का अमाउंट कितना है, एचआरए मिला कितना है, 40,000 मिला है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि इस 40,000 में पूरे में टैक्स लगा दें या कुछ एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन है ना, इतनी एग्जेम्पशन है, इन तीनों में से जो भी लोएस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन तीनों में लोएस्ट क्या है, ये लोएस्ट है, तो इस 40,000 में जितने का एचआरए आपको मिला है उसमें से 30,000 का तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी के 10,000 रुपए पर टैक्स लग जाएगा। सिंपल एज दैट, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ये इतना ही है बस, दिस इज दैट सिंपल। ठीक है सर, यहाँ पर क्या दिया है, इन केस ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये मेट्रो सिटीज की बात कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज, और इसमें देखेंगे कुछ चेंज नहीं हुआ, बस 40% ऑफ सैलरी की जगह 50% ऑफ सैलरी हो, तो वहां पर ये लिमिट थोड़ी बढ़ा दी गई है और कुछ नहीं की। ठीक, अब देखेंगे कुछ और कंडीशंस, डोंट वरी, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, डोंट वरी। Exemption not available. Exemption shall not apply in the case where residential accommodation occupied with SSC is owned by him. सर, अगर जिस सिटी में आप जॉब कर रहे हैं उस सिटी में आपका खुद का एक घर है, तब आपको ये वाला एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये एग्जेम्पशन किसके लिए, हाउस रेंट अलाउंस, जब आपका खुद का घर है तो आप रेंट पे कर रहे हो क्या किसी को, ऑब्वियसली आप नहीं कर रहे। तो अगर जिस सिटी में आप जॉब कर रहे हो उसमें, उस सिटी में आपका खुद का घर है, तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। या फिर आपका खुद का घर नहीं है लेकिन आप किसी रिलेटिव के यहाँ रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, मतलब आपने घर रेंट पर नहीं लिया इन टोटल। ठीक है ना, बात समझ, कई बार क्या होता है, हाँ मेरे कोई रिलेटिव रहते हैं वहां पे, मैं उनके यहाँ रह लूंगा, राइट। तो अगर आप उन किसी के यहाँ रह रहे हैं तब भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है,
assessee has not actually incurred expenditure on payment of rent in respect of residential accommodation occupied by. कह रहे हैं अगर एसएससी ने रेंट का पेमेंट नहीं किया होगा या रेंट पर नहीं लिया होगा कोई चीज, तब भी उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। वैसे याद करने वाला सिर्फ ये वाला है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है, ये वाले क्लॉज को अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने कोई चीज रेंट पर फ्लैट नहीं लिया हुआ, अगर आपने रेंट पर फ्लैट नहीं लिया हुआ, तो मुझे इस इक्वेशन का आंसर बताइए। इस इक्वेशन में क्या होगा, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड क्या है, 0, और एग्जेम्पशन कितना मिलता है, लीस्ट ऑफ द थ्री। तो अपने आप लोएस्ट ये बन जाएगा आपका। जैसे यहाँ पर हमने 30,000 माइनस किया, अगर अगर आप रेंट नहीं दे रहे होते तो आपको 0 रेंट माइनस करते आपके 40 के 40,000 पर टैक्स लग जाता। तो इसे एक एज सच याद करने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियस है, ये यहाँ पर ही फैक्टर इन कर लिया गया है। ठीक है ना, बात समझ में आई। इस क्लॉज से ही काम चल गया, ये नीचे अलग से एक्सेप्शन देने की जरूरत, देयर वाज नो रिक्वायरमेंट फॉर दैट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सैलरी मतलब बेसिक के साथ डियरनेस अलाउंस इफ इट एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस परसेंटेज वाइज फिक्स्ड कमीशन ऑन टर्नओवर। अगर देखिए सैलरी, यहाँ पर तो सैलरी बोल दिया, ठीक है, सैलरी बोल दिया। सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब ये है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जो मिलेगा वो भी सैलरी में जोड़ना है। और अगर कोई परसेंटेज वाइज फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर है, कि अगर बोलते हैं ना कि इतने का टर्नओवर अचीव कर लिया तो हम आपको इतना कमीशन देंगे, इतने का टर्नओवर अचीव कर लिया तो इतना कमीशन, तो इस टाइप का कोई कमीशन भी अगर मिल रहा है तो वो भी इसमें ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है जी, आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं, तब अच्छे से समझ आएगा। Computation of exempted house rent allowance. Arun, a resident in Meerut, receive 38,000 per annum as basic salary. तो हम यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है वो साइड में लिखते जाते हैं एक डार्क कलर के पेन से, बेसिक सैलरी। आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में पूरा डेटा साइड में रख लीजिए। In addition, he gets 12,000 per annum as dearness allowance, which does not form part of basic salary. तो ये जो dearness allowance है दोस्तों, ये सैलरी में नहीं जुड़ा हुआ। और ऊपर हमने क्या लिखा था, सैलरी मतलब dearness allowance जोड़ना है। कितना मिलता है सर, 12,000 मिलता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, 5% कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर वाज 6 लाख रुपीज। तो उसका कमीशन कितना भाई, 5% ऑफ 6 लाख रुपीज। 5% ऑफ 6 लाख कितना होता है, 30,000। तो ये पर एनम ये। तो अब आप बताइए आपकी सैलरी कितनी होगी टोटल। हम किस किस को ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे क्या, डीएनएस अलाउंस को। ऊपर तो लिखा हुआ था डीएनएस अलाउंस को ऐड करना है, लेकिन कब लिखा हुआ था ये भी देख लीजिए एक मिनट। डीएनएस अलाउंस इफ इट एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इफ इट एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और जब भी आपको डीए अलग से दिया होता है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी बेसिक सैलरी है उसका पार्ट नहीं है, और वो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ऐड नहीं हो रहा। अगर डीए अलग से आपको इस तरीके से दिया हुआ है, अगर वो बेसिक में जुड़ा हुआ दिया है तो मानते हैं कि वो ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं लिया जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 68,000 हो जाएगा। और कमीशन ऐड होगा क्या, बिल्कुल होगा, ये भी ऐड होगा। तो सैलरी कितनी हो गई सर, 68,000। अब एक बात बताइए, आगे चलते हैं। एंड 7,000 पर एनम एज हाउस रेंट अलाउंस, हाउएवर ही पेज 8,000 पर एनम एज हाउस रेंट। अच्छा, अब इसका एचआरए क्या है, एचआरए कितना है, 7,000 और ये रेंट कितना पे कर रहे हैं, 8,000। ये ध्यान रखना है सारा पर एनम में चलेगा। ठीक है, ये देखिए सीएस में आ चुका है।
2007 जून में। तो अब आपका HRA तो सर इतना है, HRA तो इतना है, आप ये समझ लीजिए HRA आपका है 7,000 रुपये। अब HRA एग्जेम्प्ट कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। द कैलकुलेशन दैट वी आर गोइंग टू डू इज हाउ मच ऑफ दिस 7,000 विल बी एग्जेम्प्ट, हमें तो सिर्फ ये देखना है। आइए सर, एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना, 7,000, 7,000 आ गया यहाँ पे। सेकंड क्या होता था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट कितना पे किया, 8,000, 8,000 रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी निकाली हमने, 68,000। ये देखिए सैलरी तो इसकी पूरी रहेगी, सैलरी में ये भी ऐड होके मिलेगा, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ HRA एग्जेम्पशन सैलरी ये ली जाती है। सैलरी पूरी मिलेगी, ये डियरनेस अलाउंस को पूरा मिलेगा, इस पर टैक्स भी लगेगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ HRA का एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर। 10% ऑफ 68,000 इज 6,800, तो ये अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1,200 रुपये आ गए। 40% ऑफ सैलरी, इसका 40% निकाल दीजिए, इसका 40% अगर निकालेंगे तो उस केस में कितना आ रहा है, 27,200। तो इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा है, सर ये लोएस्ट है, तो ये माइनस हो जाएगा 7,000 में से 1,200 रुपये माइनस हो जाएंगे, 5,800 पर टैक्स लग जाएगा, मतलब HRA के 5,800 के पोर्शन पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है सर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, इसमें मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ। मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद एक्सवाइजेड में बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। अब ये मंथ में दे दिया डेटा, 10,000 रुपीज पर मंथ उसकी सैलरी है। ही इज एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस ऑफ 100% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब 10,000 रुपये उसको सैलरी मिलती है और 10,000 रुपये का DA मिलता है उसे। क्या DA ऐड कर देंगे सैलरी में फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्पशन? हम जब एग्जेम्पशन निकालेंगे HRA की, तो क्या पूरा DA ऐड कर देंगे? सिर्फ उतना ही DA ऐड करेंगे जितना सैलरी का पार्ट बनता है, 50% ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो उसने आपको हिंट दे दी, उसने कह दिया कि पूरा मत ऐड कीजिए, सिर्फ 5%, 50% ऑफ द DA इज बिकमिंग पार्ट ऑफ द सैलरी। तो आप 15 के लिया जाएगा सैलरी, और देखिए यहाँ पर 15 के लिया जा रहा है सैलरी। ठीक है सर, तो आपको ये ध्यान रखना है DA कितना ऐड करना है और कब ऐड करना है, कब नहीं करना है, ये बस थोड़ी सी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ नहीं है इस सब में। तो इस सम को एक बार प्लीज प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो ये जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलाउंस था वो हो चुका है, अब हम बाकी अलाउंसेस को देख रहे हैं। ठीक है, अब हमने जो कैटेगरी की बात की थी, देयर आर मेनी अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस है, सम ऑफ विच आर फुली टैक्सेबल, कुछ पार्शियली टैक्सेबल है, कुछ होली एग्जेम्प्ट है टैक्स से। तो आपको ये देखना है कौन से फुल्ली टैक्सेबल हैं, कौन से क्या है। फुल्ली टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस, टिफिन अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ये सारे फुल्ली टैक्सेबल है। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, नाम भी नहीं सुने होंगे। सर्वेंट अलाउंस, आपको सर्वेंट रखने के लिए अलाउंस दे रहे हैं, अब देख लीजिए, आप नाम से ही पता चल रहा है दीज आर नॉट नेसेसरी अलाउंस, ये आपको बस दिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है भैया इन पे तो टैक्स लगेगा। HRA में एग्जेम्पशन क्यों दी, सोच के देखो, HRA में एग्जेम्पशन क्यों दे, कह रहे हैं आपको रहने के लिए घर तो चाहिए और आप रेंट पे कर ही रहे होगे, तो उन्होंने पैरामीटर्स बना दिए, उन्होंने 3 पैरामीटर्स बना दिए और उन्होंने बोला कि भाई इन तीनों में से लोएस्ट पे आपको डिडक्शन दे देंगे, मतलब जो भी तीनों में से लोएस्ट होगा उस पर आपको डिडक्शन दे देंगे, क्योंकि आप पर ज्यादा हार्डशिप नहीं करनी है हमको। आप ऑलरेडी किसी घर में रह रहे हो, आप रेंट पे कर रहे हो, राइट। तो हम ये नहीं चाहते कि उसमें आपका खर्चा भी हो जाए और फिर आपको उस पर टैक्स भी देना पड़े। दैट इज व्हाई दे हैव गिवन दिस एग्जेम्पशन।
medical allowance, project allowance, family allowance, non-practicing allowance, warden allowance, transport allowance to employees other than blind, deaf or dumb, orthopedically handicapped allowance, employee, एनी अदर कैश अलाउंस। तो ये सारे के सारे फुली टैक्सेबल हैं। आपको उल्टा सीधा अलाउंस कुछ दिखे अगर, तो आप उस पर पूरा का पूरा टैक्स लगा दीजिएगा। याद करने की जरूरत नहीं है। सर्वेंट का अलाउंस मिल रहा है भैया, टिफिन का अलाउंस मिल रहा है, ओवर टाइम का अलाउंस मिल रहा है। जब सैलरी पे लगता है टैक्स तो फिर ओवर टाइम पे भी लगेगा ही नहीं। फैमिली अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, मतलब आप देखिए, तो ये सब फालतू की चीजें हैं, इन पर पूरा का पूरा टैक्स लगेगा, फुली टैक्सेबल है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। पार्टली टैक्सेबल में आ जाते हैं। पार्टली टैक्सेबल में दो कैटेगरीज हैं, ए और बी। ए कैटेगरी में क्या है, आपने जितना एक्सपेंडिचर, आपको आपका एम्प्लॉयर 10,000 का अलाउंस दे देगा। अगर आपने से उसमें 2,000 खर्च किया तो 2,000 एग्जेम्प्ट, बाकी के 8,000 पर टैक्स। उसने आपको 10,000 का अलाउंस दिया, आपने 12,000 खर्च कर दिए उसमें से, आपने अपनी पॉकेट से भी खर्च कर दिया उसमें से, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा इस अलाउंस पर। ठीक है, सो दिस डिपेंड्स ऑन योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अच्छा, वो अलाउंस उसी पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर करा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको किसी एक पर्टिकुलर हेड का अलाउंस मिला, आपने उसके पैसे किसी और हेड में स्पेंड कर दिए। ठीक है, देखते हैं। Allowances granted to meet expenses wholly, necessarily and exclusively incurred in the performance of duties of an office or employment of profit, to extent such expenses are actually incurred for that purpose। तो exempt कितना होगा, जितना जितने extent तक वो actually incur हुआ। Traveling allowance, to meet the cost of travel on tour or on transfer। तो आपको सर ट्रैवलिंग अलाउंस मिला, जितना आपने स्पेंड किया होगा एक्चुअल में ऑन टूर या फिर ऑन ट्रांसफर, चाहे वो एक्सपेंडिचर आपका टू एंड फ्रो जो कम्यूटिंग आपने की उसके लिए लगा हो, या फिर आपने पैकिंग या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट कराया उस ट्रांसफर पर। मतलब आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिला कि भैया हम आपको जापान भेज रहे हैं, आपको यूएस भेज रहे हैं, हम आपको 1 महीने के लिए चेन्नई भेज रहे हैं, तो हम आपको टिकट्स वगैरह तो हम करा के देंगे, लेकिन बाकी और एक्सपेंडिचर भी आपके हो सकते हैं। तो हमने आपको, किसी कंपनी ने आपको 30,000 रुपीज का मंथली ट्रैवल अलाउंस दे दिया। ठीक है, अब उस ट्रैवल अलाउंस में आपका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है ये देखा जाएगा। ठीक है, तो अब आपका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है ये देखेंगे। तो आप अपना कुछ सामान ले गए या फिर आपके ट्रैवल में कुछ और एक्सपेंडिचर वगैरह हुआ, तो वो सारी पैकिंग अनपैकिंग ये सारे एक्सपेंसेस भी आप अलाउ कर सकते हैं, क्लेम हो जाएंगे। तो 30,000 में से मान लीजिए आपका उस मंथ में 20,000 का एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया उस ट्रिप पे जाने के लिए, ऑन टूर, ऑन ड्यूटी वाली ट्रिप है, घूमने नहीं जा रहे। तो 30,000 में से 20,000 आपका एक्सपेंडिचर हो गया एक्चुअल में, 20,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी के 10,000 पर टैक्स लगा। अब कंपनी ने बोला सर कि अब आप ये जो आप काम कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट हमारे चेन्नई ऑफिस में है, तो आप चेन्नई ऑफिस शिफ्ट हो जाइए अगले 6 महीने के लिए। आपका ट्रांसफर हो गया, तो अब ट्रांसफर होता है तो भाई हमने तो यहाँ पर फ्लैट लिया हुआ था, और वी हैड ऑल आर बिलोंगिंग्स ओवर हियर, पर्सनल इफेक्ट्स भी थे, सब कुछ था, फर्नीचर वगैरह भी था, लाइटिंग भी थी, एवरीथिंग वाज देयर। सो दिस हैज टू बी नाउ ट्रांसफर टू चेन्नई, बिकॉज हम 6 महीने के लिए जा रहे हैं, 2 साल के लिए जा रहे हैं, दिस अ लॉन्ग टाइम दैट वी आर गोइंग। तो हमारा जितना भी एक्सपेंडिचर होगा ये सारा शिफ्ट करने में, उसके उसके लिए जितना भी एक्सपेंडिचर होगा उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। कन्वेंस अलाउंस की बात करते हैं। कन्वेंस अलाउंस कैसे मिलता है? टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। अच्छा, ये ध्यान रख लीजिए, ऑफिशियल ड्यूटीज जो आप कर रहे हैं उसके
ऊपर जो एक्सपेंडिचर होगा इनसे रिलेटेड उसका एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। फ्री कन्वेंस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अब मान लीजिए आप ऑफिस आते हैं या ऑफिस जा रहे हैं, मैं यहाँ से अपने घर से मैं होम से ऑफिस जाता था, ऑफिस से क्लाइंट वन के यहाँ जाता था, क्लाइंट वन से क्लाइंट टू के जाता था, फिर क्लाइंट टू से क्लाइंट थ्री पे जाता था, फिर वापस ऑफिस आता था, फिर वापस घर जाता था, ठीक है। तो ये मेरा था और ये मेरा डेली रूटीन था। और इसके लिए मान लीजिए मुझे 30,000 रुपीज पर मंथ मिलते थे, 30,000 रुपीज पर मंथ मिलते थे, और मेरा पर डे 1,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर तो हो ही जाता था। और मान लेते हैं ऐसे दिन मंथ में 20 डेज होता था, तो मुझे मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 20,000 का, तो मेरे को 20,000 रुपीज एग्जेम्प्ट हो जाएंगे जब टैक्स लगाने की बात आएगी, और बाकी के 10,000 रुपए पर टैक्स लग जाएगा। सिंपल सी बात है, अब तो आप समझ गए होंगे। तो बस अभी हमें क्या देखना है, नाम देखने हैं, और समझ तो आ ही गया है हमको, ठीक है। अगला क्या है, यूनिफॉर्म अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड और परचेज और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म्स, ठीक है, जो कि आपको ड्यूटी के वक्त पहनने होते हैं, मतलब आपके ऑफिस आवर्स के टाइम पर आपको पहनने होते हैं। डेली अलाउंस ग्रांटेड फॉर ऑन टूर और पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। अब क्या होता है सर, डेली अलाउंस कैसा मिलता है, डेली अलाउंस ऐसे मिलता है, मैं अगर ऑफिस जाता था तो मेरा लंच फ्री रहता था, ठीक है। बोलते थे कि अगर आप ऑफिस आएंगे तो आपको आ, आपका जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑफिस आने में और ऑफिस से जाने में, वो आपका हम बेयर करेंगे। मुझे जो इवनिंग स्नैक्स होते थे वो भी फ्री में मिलते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें फ्री होती थी आपके लिए। लेकिन अब उन्होंने बोला कि आप जाएंगे चेन्नई ऑफिस, चेन्नई में या फिर किसी क्लाइंट के आपको जाने के लिए बोल दिया, तो ये जो लंच कर रहे हैं आप, ये जो स्नैक्स है, ये जो आपका ट्रैवल है, ये सारा आपका जो ऑर्डिनरी केस में फ्री होता था, कंपनी उसकी कॉस्ट बेयर करती थी। लेकिन क्योंकि आप किसी और जगह पर हैं, तो ये सारे एक्सपेंडिचर आपके खुद के हो रहे हैं, उस केस में डेली अलाउंस कंपनी देती है। तो लेटेस्ट सपोज कंपनी ने आपको पर डे का 500 रुपीज का डेली अलाउंस दिया, और उसमें से 300 रुपीज आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर कर दिया डेली अलाउंस का, तो सिर्फ 200 रुपए पर टैक्स लगेगा पर डे, बाकी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगला है रिसर्च अलाउंस फॉर एनकरेजिंग एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग परस्यूट्स इन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो रिसर्च अलाउंस वगैरह भी देते हैं, ये बहुत कम दिया जाता है, बाकी सारे अलाउंसेस बहुत कॉमन है। ट्रैवलिंग स्पेशली कन्वेंस एंड डेली, ये कॉमन अलाउंसेस है। हेल्पर अलाउंस, एक हेल्पर अलाउंस मिलता है टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ हेल्पर वेयर सच हेल्पर इज एंगेज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो आपको एक हेल्पर के लिए दे दिया कि भाई ये आपका अलाउंस है, आप चाहें तो एक हेल्पर रख सकते हैं इस जॉब पर, तो उसको आप जितना पे करेंगे वो भी आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए अब सेकेंड टाइप ऑफ पार्शियली एग्जाम्ड अलाउंस, पार्शियली एग्जाम्ड अलाउंस का पार्ट बी, उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको जितना गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं, उतना तो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस आपको मिल रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेटेस्ट सपोज आपको 10,000 रुपीज एक पर्टिकुलर अलाउंस मिला, और गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए या उस पर्टिकुलर रूल के लिए सिर्फ 10,000 अलाउ किया हुआ है, लिमिट दी हुई है, अपर लिमिट 10,000 की। आपको आपका एम्प्लॉयर 40,000 दे रहा है, तो आपके लिए
एग्जेम्प्ट सिर्फ 10,000 होगा, बाकी के 30,000 पर टैक्स लग जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है। तो अभी मैं पढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ, इट इज ऑब्वियस ऑल्सो, यहाँ पर देयर वाज नो मॉनेटरी कैप, कोई मॉनेटरी कैप नहीं था, जितना आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यहाँ पर देयर इज गोइंग टू बी अ मॉनेटरी कैप ऑन एवरी अलाउंस, मतलब गवर्नमेंट कितना दे रही है उस पर कैप लग जाएगा, उससे ज्यादा नहीं आपको एग्जेम्पशन मिल पाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। एनी स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कॉम्पनसेटरी हिल एरियाज अलाउंस, मतलब अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड की जगह पर जाते हैं या फिर हिली एरियाज में जाते हैं तो एक स्पेशल टाइप का कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है आपको। अब इसके अमाउंट देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कितना हैवी अमाउंट है। ठीक है, ₹800 और 7,000 और 300 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन। तो देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर एक क्वेश्चन में आएगा तो भी ये दिया हुआ आएगा कि इसमें कितना एग्जाम्प्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 800 बोल रहे हैं या फिर 7,000 या 3,000 पर मंथ, तो तीनों में से जो भी, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया वेयर यू आर गोइंग। अगर आप जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो आपको अलग एग्जेम्पशन मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, अगर आप शिमला जा रहे हैं तो अलग टाइप का मिलेगा। सो इट डिपेंड्स ऑल्सो। नेक्स्ट, अगर आप बॉर्डर एरिया के पास जा रहे हैं या फिर रिमोट लोकेलिटी में जा रहे हैं तो उसका अलाउंस आपको मिलता है, वो कितना रहेगा? ₹1,300, 1,100 और 1,050, 750, 300 और 200 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन। तो अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग अलाउंसेस। अब मान लेते हैं आप एक ऐसी लोकेशन पर गए जहां पर आपको ₹1,300 पर मंथ का अलाउंस गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये एग्जेम्प्ट होगा, और आपका एम्प्लॉयर आपको ₹2,000 पर मंथ दे रहा है वहां जाने के। गवर्नमेंट ने कितना फिक्स कर दिया एग्जेम्पशन का रेट? 1,300। तो आपके 1,300 तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे पर मंथ, ₹700 पर मंथ टैक्स लग जाएगा इस अलाउंस का। ठीक है, अगला देखते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब जो एम्प्लॉयज ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको उनके पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट आउट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर मिलता है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ट्रैवल करते ही रहते हैं, राइट, दे कीप ट्रैवलिंग। 70% ऑफ सच अलाउंस और ₹10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। तो उन्हें जितना भी अलाउंस मिलेगा उसका 70% या फिर 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। ट्राइबल एरिया अलाउंस, अगर आप ट्राइबल एरिया वगैरह में जाते हैं, जहाँ पर एमपी में कुछ एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, यूपी में, तमिलनाडु में, तो आपको अलाउंस कितना मिलेगा? ₹200 पर मंथ। ₹200 पर मंथ, सो मच। आपको पूरे साल में ₹1,200 मिलेंगे। ₹1,200, सच अ हाई अमाउंट दैट, मतलब इस पे टैक्स कितना बचा लोगे? अगर हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो ₹360 का टैक्स बचेगा, दैट्स इट। उसके लिए इन्होंने ये अलग से रूल बना हुआ है, जस्ट इमेजिन हाउ ऑब्सोलीट these some rules have become। ये जिस टाइम पर आए होंगे उस टाइम पर ये रेलेवेंट होंगे, बट अब इनकी मॉनेटरी वैल्यू इतनी कम हो चुकी है ड्यू टू इन्फ्लेशन कि अब इनका कोई सेंस ही नहीं है। दे हैव टू बी अमेंडेड और रिमूव्ड, बिकॉज देयर इज नो सेंस। कोई ₹1,200 का अलाउंस का एग्जेम्पशन लेके कौन सा कुछ कर लेगा? दे आर ओनली गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑफ ₹360, and either the amount should be increased or it should be removed altogether। आइए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फिर से आगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ऊपर वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसके लिए था? जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले एम्प्लॉयज थे उनके लिए। So the next is transport allowance। Transport allowance
It is granted to meet expenditure incurred on commuting from residence to office. तो ये ट्रैवल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले मिलता था, अब ये ओमिट कर दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बताया था दैट ट्रांसपोर्ट प्लस मेडिकल, ये अलाउंस दोनों जो पहले मिलते थे उनको हटाकर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर omitting these two allowances which were earlier available। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल जैसे कि ये पार्शियल मतलब ये 1600 रुपीज पर मंथ ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता था। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको 50,000 रुपीज नेट मिल जाएगा डिडक्शन, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो प्रूफ्स रिक्वायर्ड, ठीक। तो ये अब हमें नहीं पढ़ना ये वाला। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड, डेफ एंड डम्ब और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। उनको 3200 पर मंथ का अभी भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है अगर ये सिचुएशन हो। अंडरग्राउंड अलाउंस, इट इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस। तो जो अंडरग्राउंड माइंस वगैरह में वर्क करते हैं, अननेचुरल कंडीशंस में वर्क करते हैं, उन्हें 800 रुपीज पर मंथ का एक नेचुरल अलाउंस अंडरग्राउंड अलाउंस के नाम से मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर आपको 100 रुपीज पर मंथ का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए, तो ये मैक्सिमम अलाउंस आपका 1200 प्लस 1200 2400 हो सकता है। हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, तो ये चिल्ड्रन के लिए है। 3600 रुपीज पर चाइल्ड, 3600 मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए हो सकता है, तो 7200 पर ईयर मैक्सिमम डिडक्शन है, इससे ज्यादा अलाउंस आपको नहीं मिल सकता। कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस 2600 रुपीज पर मंथ, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस 1000 रुपीज पर मंथ, और उसके बाद नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस ग्रांटेड टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स और पीपल के लिए है, 3900 रुपीज पर मंथ। So these are not very much important allowances. Let us see what are the wholly exempt allowances. These allowances are totally exempt. ठीक है। Allowances to Indian citizen who is a government employee and rendering services outside India. तो इंडिया के बाहर अगर कोई इंडिया का इंडियन सिटीजन प्लस वो आउटसाइड इंडिया वर्क कर रहा है प्लस वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसे जो अलाउंसेस मिलेंगे वो होली एग्जेम्प्ट होंगे। ये कहाँ पर ऐसे लोग होते हैं, हमारी एक तो एम्बेसी में ऐसे लोग होते हैं, जो फॉरेन एम्बेसी मतलब फॉरेन कंट्रीज में इंडियन एम्बेसी है वहां पर, प्लस यूएन या फिर डब्ल्यूएचओ में हमारे डेलीगेट्स होते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको ये अलाउंसेस मिलते हैं। जो भी अलाउंसेस उनको मिलेंगे वो सारे एग्जेम्प्ट होंगे। अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। समचुरी अलाउंसेस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो इनको जो समचुरी अलाउंसेस मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। अलाउंसेस टू एम्प्लॉयज ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हमने बात की थी कि यूएनओ के एम्प्लॉयज को कोई भी अलाउंसेस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू the second half of the chapter, the second point, which is taxability of perquisites. So first let us understand what is the meaning of perquisite and then we'll go ahead and see when it is taxable. तो perquisite is the perk, मतलब basically कोई extra benefit मिल रहा है in kind, या तो कैश में हो सकता है काइंड में हो सकता है, बट एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है विच इज अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, सैलरी के अलावा कोई और बेनिफिट मिल रहा है which could be in cash or in kind. तो उसे हम परक्विजिट बोलते हैं। क्या परक्विजिट पे टैक्स लगता है? यस लगता है। वी हैव हैड अ गुड डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक कि परक्विजिट पे टैक्स क्यों लगता है, तो ये डिस्कशन हमारा हो चुका है। बट अब हम ये देखेंगे किस किस परक्विजिट पे टैक्स लगेगा और कितना टैक्स लगेगा, ठीक है। कितना टैक्स एज इन व्हाट अमाउंट ऑफ दैट परक्विजिट विल बी टैक्स्ड, क्या पूरा का पूरा परक्विजिट टैक्स कर लेंगे या फिर कुछ पोर्शन उसका टैक्स करेंगे। तो सबसे पहले
रेंट फ्री अकोमोडेशन, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी ने हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया हुआ है, मतलब उन्होंने हमें रहने के लिए एक फ्लैट या वट एवर स्पेस दैट दे हैव गिवन अस, दे हैव गिवन इट टू अस फ्री, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। तो दिस इज इन अ वे पर्क ओनली, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया हमारी सैलरी से हटके। अगर एक बात बताइए, आपको एक जगह 1 लाख रुपीज पर मंथ की सैलरी मिल रही है, दूसरी जगह आपको 70,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिल रही है, प्लस रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है। और यहाँ जहां आपको 1 लाख रुपीज सैलरी मिल रही थी, यहाँ आपका 30,000 रुपीज तो रेंट में एक्सपेंडिचर हो ही रहा था जहां भी आप रह रहे थे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दीज बोथ सिचुएशंस आर सेम, दीज बोथ सिचुएशंस आर सेम। अब एक बात बताइए, यहाँ पर टैक्स कितने पर लगेगा? 1 लाख रुपीज पर लगेगा। यहाँ पर टैक्स कितने पर लगेगा? यहाँ पर भी 1 लाख पर लगेगा। बाकी का 30,000 आपका जो भी एक्सपेंडिचर होगा रेंट फ्री अकोमोडेशन का, उसे आपकी सैलरी में ऐड कर लिया जाएगा और उसके बाद 1 लाख पर टैक्स लगा दिया जाएगा। क्योंकि दोनों सिचुएशन सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन बोथ द सिचुएशंस। ओके, तो अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको दिया है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द असेसी बाय हिज एम्प्लॉयर, तो ये क्या बोल रहे हैं? परक्विजिट विल इंक्लूड, मतलब परक्विजिट ये जितनी भी वैल्यू होगी उस रेंट फ्री अकोमोडेशन की, अगर उसकी वैल्यू 20,000 रुपीज पर मंथ है तो आपकी सैलरी में 20,000 ऐड कर दिया जाएगा। अगर उसकी वैल्यू 40,000 रुपीज पर मंथ है तो 40,000 आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। सो दिस इज द परक्विजिट, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट दैट विल बी एडेड इन योर सैलरी। Accommodation provided at concessional rates. Accommodation provided at concessional rate. हो सकता है आपको अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड की जा रही हो, लेकिन आपसे कुछ एक कंसेशनल चार्ज ले लिया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको उन्होंने रहने के लिए 50,000 रुपीज पर मंथ की वैल्यू का एक फ्लैट दे दिया, ठीक है, 50,000 पर मंथ की वैल्यू का एक फ्लैट आपको दे दिया, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया, उसके उन्होंने आपसे 20,000 रुपीज चार्ज कर लिया। फ्लैट कितने का है? मार्केट वैल्यू अगर देखी जाए उस फ्लैट की पर मंथ, मार्केट वैल्यू अगर उस फ्लैट को रेंट पर देखा जाए तो कितना है? 50,000 रुपीज, और आपके एम्प्लॉयर ने आपको वो 20,000 रुपीज पर दे दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इसमें आपको कोई एडिशनल बेनिफिट दिया इस फ्लैट के जरिए आपके एम्प्लॉयर ने? इज देयर एनी काइंड ऑफ एडिशनल बेनिफिट दैट वी कैन अंडरस्टैंड? यस, देयर इज एन एडिशनल बेनिफिट, उसने हमें एक फ्लैट दिया है रहने के लिए, बट ही इज ऑल्सो चार्जिंग अस। आप बोलोगे कि सर चार्ज कर रहा है तो फिर बेनिफिट किस बात का? बट हाउ मच इज ही चार्जिंग? इज ही चार्जिंग द एंटायर अमाउंट? जो उसकी वर्थ है, क्या उतना चार्ज आपसे कर रहा है वो? नहीं, उसकी वर्थ 50,000 रुपीज की है पर मंथ, लेकिन वो आपसे चार्ज कितना कर रहा है? ओनली 20,000 रुपीज। तो आपको बेनिफिट मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या आपको बेनिफिट पूरे के पूरे 50,000 का मिल रहा है? नो, 50,000 का बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसमें से 20,000 रुपीज आप पे कर रहे हैं। तो आपको बेनिफिट एक तरह से देखा जाए, या फिर अगर मैं दूसरे टर्म से बोलूं, आपको परक्विजिट कितने अमाउंट का मिल रहा है? द परक्विजिट दैट यू आर गेटिंग इज ऑफ 30,000 रुपीज। ठीक, तो the value of any concession in the matter of rent in respect of any accommodation provided to is to the assessee by his employer। जो जितना भी कंसेशन दिया है, कंसेशन कितना दिया था यहाँ पे? 30,000 का, तो परक्विजिट कितना हो जाएगा? 30,000। जो भी एक्चुअल वैल्यू से आपको डिस्काउंट कर आपसे जितना पैसा उसने ले लिया, बचा हुआ तो आपको कंसेशन दिया ना, तो कंसेशन ही तो पर्क है, कंसेशन ही तो पर्क है। परक्विजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में क्या होता है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में कोई भी किसी भी तरह का बेनिफिट अगर आपको दिया जाता है, या तो अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया तो पूरा का पूरा परक्विजिट हो जाता है, अगर वो आपको एक कंसेशनल रेट पे देते हैं तो जितना भी कंसेशन दिया वो आपका परक्विजिट हो जाता है। एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन मेट बाय द एम्प्लॉयर, आपकी कोई ऑब्लिगेशन है और वो आपके एम्प्लॉयर ने मीट कर दी,
तो दैट इज ऑल्सो अ परक्विजिट। जैसे कि आपको टैक्स पे करना है 1 लाख रुपीज का पर ईयर, वो आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया आपके बिहाफ पर। ऑब्लिगेशन किसका था, एम्प्लॉयर का या आपका? आपका ऑब्लिगेशन था, आपको वो टैक्स पे करना था, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने वो टैक्स पे कर दिया। ये हम एक बार एग्जांपल डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे टैक्स फ्री सैलरी का हमने एग्जांपल डिस्कस किया था। तो जितने का भी टैक्स का पेमेंट एम्प्लॉयर करता है वो एज अ परक्विजिट मान के हमारी सैलरी में ऐड हो जाता है, उस पर टैक्स हमें देना। आपने एक फ्लैट रेंट पर लिया वहां पर रहने के लिए, उसका रेंट और सब कुछ मिला के 50,000 रुपीज पर मंथ। ये जो 50,000 का एक्सपेंडिचर है, ये आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर पे कर देता है, मीट कर देता है ये एक्सपेंडिचर। तो क्या ये परक्विजिट नहीं है? डेफिनेटली है। तो ये कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर, वो ऑब्लिगेशन तो आपका था लेकिन वो एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर उसे मीट आउट कर दिया या पे कर दिया, तो उसके केस में ये जो ऑब्लिगेशन का अमाउंट होगा, ये जो वैल्यू जितना एम्प्लॉयर ने पे किया है, वो आपके उसमें ऐड हो जाए, उसे परक्विजिट मानेंगे। लाइफ इंश्योरेंस और एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स, आपके बिहाफ पर आपका लाइफ इंश्योरेंस अगर करा रहा है आपका एम्प्लॉयर, या फिर एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स का पेमेंट अगर आपका एम्प्लॉयर कर रहा है, तो उसके केस में जो पैसा आपको मिलता है वो भी परक्विजिट माना जाता है, या जितना भी प्रीमियम वो पे कर रहा है वो परक्विजिट माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर ईसॉप। ईसॉप इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में क्या होता है, वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट एनी कंसेशनल रेट टू द बिजनेस। अब देखिए सर, ईसॉप के केस में होता क्या है, रिलायंस का शेयर लेटेस्ट से मार्केट में कितने का चल रहा है आज की डेट में, 2000 रुपीज का चल रहा है, ठीक है। रिलायंस ने ईसॉप अनाउंस कर दिया कि हमारे सारे एम्प्लॉयज को ये जो शेयर है ये कितने में मिलेगा, 1500 में मिलेगा। तो एक बात बताइए, अगर ये एम्प्लॉयज मार्केट से 2000 रुपीज ये रिलायंस का एक शेयर परचेज करने जाएंगे तो कितने में मिलेगा उन्हें, 2000 रुपीज में मिलेगा। रिलायंस उन्हें ऑप्शन दे रहा है कि अगर वो चाहें तो वो 1500 का परचेज कर सकते हैं। किसी एम्प्लॉय ने इसके 10 शेयर परचेज कर भी लिए एट द रेट ऑफ 1500 रुपीज। सर 10 इंटू 500 ये क्या था, कंसेशन था। जो कंसेशन का अमाउंट था 10 इंटू 500 उसकी सैलरी में एज अ परक्विजिट ऐड हो जाएगा। क्या ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 200 रुपए 2000 रुपए की चीज आपके एम्प्लॉयर ने आपको 1500 की दे दी, तो क्या 500 रुपीज का बेनिफिट नहीं किया आपको? आप इसे कैसे भी स्पिन कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली स्टोरी यही होगी, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ही पेड यू, इट इज एज गुड एज कि उसने आपको 500 रुपीज दे दिए। इट इज एज गुड एज उसने आपको 500 रुपीज दे दिए, क्योंकि जैसे ही आप उसको 1500 का खरीदोगे, एट द सेम डे यू कैन गो इन टू द मार्केट एंड सेल इट फॉर 2000 रुपीज, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस तो 2000 रुपीज चल। तो दिस होल थिंग इज, इट इज एज गुड एज कि उसने आपको 500 रुपीज दे दिए। तो 500 रुपीज का परक्विजिट हो गया, उस पर सर आपकी सैलरी में वो ऐड कर दिया जाएगा एज अ पर्क। और अगर यही जो शेयर है वो उन्होंने मान लीजिए रिलायंस क्या आपके मैनेजमेंट ने आपको 0 रुपीज का दे दिया होता, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया होता, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी होती, वुड हैव बीन ₹2000। वैल्यू ऑफ परक्विजिट होती 2000। चलिए, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपर एनुएशन फंड। तो अगर आपका एम्प्लॉयर the amount of any contribution to an approved superannuation fund by the employer in respect of assessee to the extent it exceeds 1,50,000 per annum, मतलब 1,50,000 पर एनम तो अलाउड है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपका एम्प्लॉयर आपके नाम पर किसी भी सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है आपके नाम पर, उसे आपके सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, परक्विजिट मान दिया जाएगा। अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपको या तो इंटरेस्ट फ्री या फिर एक कंसेशनल रेट पर लोन दे दिया। आपको बैंक से आप लोन देने जा रहे थे, आपको 10 लाख का लोन मिल रहा था एट द रेट ऑफ लेटेस्ट से 10%।
आप अपने एम्प्लॉयर से आपने बोला, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा लोन, तो आपको एक तरह से कितना बेनिफिट कर दिया आपके एम्प्लॉयर ने। 10 लाख रुपीज का लोन आप 10% पर लेने जा रहे थे बैंक से 1 साल 2 साल के लिए, आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितना बेनिफिट कर दिया, 2 लाख रुपीज का बेनिफिट कर दिया। ये 2 लाख रुपए आपकी परक्विजिट में ऐड हो जाएंगे। उसने कहा मैं आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा हूँ। अगर ये एम्प्लॉयर बोलता है मैं 10 की जगह 5% पर आपको लोन दे दूंगा, तो उन्होंने आपको 5% का बेनिफिट करा दिया, तो ये आपको 1 लाख रुपए आपकी परक्विजिट में ऐड हो जाता है। आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप ट्रैवलिंग, टूरिंग या हॉलीडे पर जा सकते हैं, फूड्स एंड बेवरेज फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई भी गिफ्ट दे रहा है एम्प्लॉयर, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे रहा है, क्लब फैसिलिटी दे रहा है, ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो फ्रिंज बेनिफिट्स में आएंगी और ये एज अ परक्विजिट देखी जाती है और आपकी सैलरी में इन्हें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़े बहुत कंसेशंस होंगे। हम ये जो परक्विजिट्स हमने पढ़े हैं, वी आर अगेन गोइंग टू टेक देम अप वन बाय वन, इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा। अच्छा, जैसे अब रेंट फ्री अकोमोडेशन की मैंने बात की, तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, अब वैल्यू कैसे डराइव करनी है ये बताएंगे। सो परक्विजिट्स इतने ही है, परक्विजिट्स आर दीज ओनली। ये जो चार्ट है इसी में सारे परक्विजिट आ गए, लेकिन अब उसकी वैल्यू कैसे डराइव करनी है, किसकी क्या वैल्यू लेनी है, उसके बारे में बात अभी होगी। विल टेक अप वन पॉइंट ईच एंड देन डिस्कस इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में मैंने क्या बोला था यहाँ पर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में जितने भी परक्विजिट होते हैं, जो भी बेनिफिट मिल रहा होता है, चाहे वो फ्री में मिल रहा हो या फिर कंसेशनल रेट में मिल रहा हो, वो सारा का सारा परक्विजिट मान लिया जाता है। सो नाउ लेट अस सी हु इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एन एम्प्लॉय हु इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो डायरेक्टर को अगर आप कोई बेनिफिट दोगे तो उसकी सारी परक्विजिट टैक्सेबल होती है। एन एम्प्लॉय बीइंग अ पर्सन हु हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, मतलब 20% या उससे ज्यादा के वोटिंग राइट्स हैं, तो उसको बोलते हैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इस पर्सन का उस कंपनी में, तो उसे भी अगर इस टाइप के कोई भी बेनिफिट्स आप दोगे तो वो टैक्सेबल माने जाएंगे, परक्विजिट्स में ऐड कर दिया जाएगा। एनी अदर एम्प्लॉय हुज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, एक्सक्लूसिव वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स एमिनिटीज और मॉनेटरी एक्सीड्स 50,000 रुपीज। मतलब वो कह रहे हैं अगर किसी भी एम्प्लॉय की, एक तरह से इसमें सारे एम्प्लॉयज को ही ले लिया, वो कह रहे हैं अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में कवर हो जाएगा। तो मोस्टली ऑलमोस्ट सारे ही एम्प्लॉयज आ गए। परक्विजिट्स टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली। कुछ ऐसे परक्विजिट्स हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में ही टैक्सेबल होंगे, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होंगे। वो क्या है, कार फैसिलिटी दे दी, स्वीपर का प्रोविजन दे दिया, डोमेस्टिक सर्वेंट दे दिया, गैस की फैसिलिटी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, वाटर दे दिया, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो ये सारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होते हैं, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं है। चलिए, so we are going to take up rent free accommodation first. Okay, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन डिटरमाइंड व्हाइल कंप्यूटिंग ग्रॉस सैलरी। तो अब रेंट फ्री अकोमोडेशन की अगर बात करें तो उसे द वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द असेसी और एनी अदर मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। तो आपको मिला या फिर आपके किसी अदर मेंबर ऑफ योर हाउस होल्ड, आपकी वाइफ, चिल्ड्रन, इनको मिला, बाय द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर्स। ठीक है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप उनके यहाँ एम्प्लॉय हैं इसलिए मिल रहा है। तो देखते हैं, इसे चार्ट में डिपिक्ट किया है, यहाँ पर 3 कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया है। सो लेट अस सी व्हाट आर दीज 3 कैटेगरीज। सो सर्कमस्टांसेस, ये कब अप्लाई होगा रूल, व्हेन अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज, मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। होल्डिंग ऑफिस और पोस्ट इन कनेक्शन विद गवर्नमेंट अफेयर्स, तो ये पर्टिकुलर जो फर्स्ट पॉइंट है
दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सेकेंड पॉइंट पे अगर जाएं, देखते हैं पहले किसके लिए है। व्हेन अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, मतलब नॉन गवर्नमेंट, एनी अदर एम्प्लॉयर मतलब नॉन गवर्नमेंट, एंड सच अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब नॉन गवर्नमेंट है और वो जो अकोमोडेशन एम्प्लॉय को दिया गया है वो ओन्ड है। कौन ओन करता है? जो एम्प्लॉयर है वो ओन करता है उसे, ठीक है। जो फ्लैट एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया हुआ है उसका ओनर कौन है? एम्प्लॉयर ही है। दूसरा केस क्या है कि नॉन गवर्नमेंट है और उसका ओनर एम्प्लॉयर नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर ने भी उसको रेंट पर लिया हुआ है, किसी से रेंट पर लेकर एम्प्लॉय को दे दिया। तो इन दोनों को सेपरेट क्यों किया, ये हम जब नेक्स्ट प्रोविजन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा इन दोनों को सेपरेट क्यों किया। थर्ड क्या है, मतलब गवर्नमेंट हो गया, नॉन गवर्नमेंट हो गया। व्हेन द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अबव एम्प्लॉयर्स इन अ होटल, तो जब गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हमें ना तो अपने ओन्ड फ्लैट में रुकवा रहा है, ना फ्लैट को रेंट पर देकर रुकवा रहा है, वो कैसे रुकवा रहा है हमें? वो हमें एक होटल में रुकवा रहा है, वो हमें एक होटल में स्टे करा रहा है। तो उस केस में वैल्यू क्या होगी? तो ये तीन केसेस हमें देखते हैं। तो आइए फर्स्ट केस देखते हैं। अच्छा, अब इसमें दो डिवीजन और दे दी। क्या? आपको जो अकोमोडेशन मिला है वो अनफर्निश्ड है या फर्निश्ड है। तो अनफर्निश्ड अगर होगा तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। हम कर क्या रहे हैं? वी आर डिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। जितनी वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी कितनी ऐड करनी है सैलरी में, तो ये हम डिफाइन कर रहे हैं। तो दिस पर्टिकुलर, इस सेल की अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में अगर आपको अनफर्निश्ड जगह मिली है रहने के लिए तो ये आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी। क्या होगी सर वैल्यू ऑफ परक्विजिट? देखते हैं। The reason I wanted to do this chapter from this book is because they have beautifully depicted it और divided it into charts. तो उससे बहुत easy हो जाएगा, you will thank me later, क्योंकि आप इससे जब पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दिखेगा सामने, ठीक है। अनफर्निश्ड है तो लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट एज रिड्यूस्ड बाय रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। देखिए ये जो रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय हमेशा आएगा। अगर एम्प्लॉय कोई रेंट पे कर रहा है तो परक्विजिट की वैल्यू कितनी होगी? मान लीजिए उसकी लाइसेंस फी है 10,000 रुपए पर मंथ और उसमें से 2,000 आप एम्प्लॉय से रेंट ले रहे हैं, तो एम्प्लॉय के परक्विजिट कितना हो गया? एम्प्लॉय के लिए 8,000 ही तो हुआ। सिंपल सी बात है। तो ये हमेशा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एम्प्लॉय से कुछ ना कुछ ले ही रहे होंगे। मान लीजिए एम्प्लॉय से हम कुछ नहीं ले रहे तो परक्विजिट कितना हो जाएगा? पूरे पूरे 10,000। तो ये तो इसलिए लगाया सेफ्टी के लिए कि अगर आप मान लेते हैं कभी किसी एम्प्लॉय से कुछ ले रहे हैं अमाउंट तो फिर वो भी रिड्यूस कर देंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, अगर अनफर्निश्ड है तो लाइसेंस फी, जो भी गवर्नमेंट की लाइसेंस फी डिसाइड होती है, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, उनका डिसाइडेड रहता है कि ये भैया हमारे इस एरिया की इतनी लाइसेंस फीस है, इस एरिया की इतनी लाइसेंस फीस है। अच्छा, अनफर्निश्ड है तो ना तो अनफर्निश्ड का मतलब कोई फर्नीचर नहीं, कोई लाइटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स नहीं होंगे, फर्निश्ड नहीं होगा फ्लैट। बेड, ये टेबल, चेयर्स, ये सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वो सब आपको खुद का लाना है। तो वो दे क्या रहा है? वो सिर्फ एक जगह दे रहा है रहने के लिए, तो जगह के रेट उसने लगा दिए। लेकिन अगर वही अकोमोडेशन फर्निश्ड हो जाता है, अगर वही अकोमोडेशन फर्निश्ड हो जाता है तो वो क्या कह रहे हैं? वैल्यू कैलकुलेटेड इन कॉलम 3 एज इंक्रीज्ड बाय, मतलब लाइसेंस फीस प्लस 10% per annum of cost of furniture if owned by the employer। जितना फर्नीचर लगाया, फर्निश्ड है ना, तो फर्नीचर की देखिए लाइसेंस फीस तो है ही, प्लस फर्नीचर की जो कॉस्ट है उसका 10% और ऐड कर दो, क्योंकि एक तरह से वो भी तो बेनिफिट में मिल रहा है ना एम्प्लॉय को, ठीक है। देखो ये अगर ऐसे आप सोचोगे कि अरे सर ये क्या है और ये तो बार बार चेंज हो रहा है, याद कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं, इट विल बिकम अ नाइटमेयर फॉर यू। लॉजिकली सोच के देखो। अच्छा, ये कब कह रहे हैं वो?
अगर एम्प्लॉयर जो है वो उस फर्नीचर को ओन कर रहा है, तो एक जो भी फर्नीचर की कॉस्ट है हमें पता होगी, हमें कॉस्ट पता होगी एम्प्लॉयर को। अगर 10 लाख का फर्नीचर है, मुझे पता है ना 10 लाख का फर्नीचर है, तो लाइसेंस फी में इसका 10% ऐड कर दिया जाएगा एनुअल बेसिस पे। लेकिन हो सकता है एम्प्लॉयर ने, गवर्नमेंट ने वो फर्नीचर ओन नहीं कर रखा, गवर्नमेंट ने वो फर्नीचर ओन नहीं कर रखा, गवर्नमेंट ने खुद रेंट पर लिया है उसे देने के लिए, अपने एम्प्लॉय को देने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अगला केस देखिए, और एक्चुअल हायर पेबल इन केस ऑफ फर्नीचर इज टेकन ऑन हायर। अगर आपने फर्नीचर को हायर पे लिया है, मतलब उसे रेंट पर लिया है, तो एक्चुअल हायर चार्जेस। मतलब इधर दिस, या तो ये होगा या फिर ये होगा। आप क्या, वो जो फर्नीचर आपने दिया है फर्निश्ड है, ये तो पक्की बात है। अब जो फर्नीचर आपने दिया है, गवर्नमेंट ने जो दिया है फर्नीचर, वो गवर्नमेंट का ओन्ड है क्या? हाँ, गवर्नमेंट का ओन्ड है। तो एक काम करिए, उस फर्नीचर की कॉस्ट का 10% और ऐड कर दीजिए लाइसेंस फीस में। ये दोनों मिला के आपकी परक्विजिट हो गई एम्प्लॉय की। नहीं नहीं सर, वो जो फर्नीचर है वो हमारा ओन्ड नहीं है। तो क्या आपने रेंट पर लिया है? तो बस रेंट पर लिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना रेंट दिया उसे, जितना रेंट आपने दिया उतना ही तो लाइसेंस फीस में ऐड करेंगे। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने उस फर्नीचर को 10,000 रुपए रेंट पर लिया, तो जो लाइसेंस फीस है उसमें 10,000 रुपए ऐड कर देंगे, टोटल परक्विजिट आ गई। तो ये आगे के लिए भी बता रहा हूँ, कोई भी चीज अगर रेंट पर ली गई होगी ना, तो उसमें झगड़ा नहीं होता। क्यों झगड़ा नहीं होता? अरे, एम्प्लॉयर ने जितना पे किया उतना ही तो परक्विजिट माना जाएगा। तो वैल्यूएशन तो इजी हो गया ना, क्योंकि हमने भी तो किसी से रेंट पे लिया हुआ है। दिक्कत कहाँ आती है? जब वो हमारा ओन्ड है। अब वैल्यूएशन कैसे निकालें? पूरा का पूरा जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो तो खर्चा परक्विजिट नहीं बता सकते ना, वो खरीद थोड़े ना रहा है। वो भी तो कुछ टेम्पररी टाइम के लिए यूज कर रहा है उसे। तो फिर एक वो निकाल दिया कि हाँ यार 10% ऐड कर दो उसकी सैलरी, मतलब 10% विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। समझ में आ गई बात? लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सर ये फर्नीचर है ही नहीं, अनफर्निश्ड है, तो बस लाइसेंस फी। फर्नीचर भी है सर, फर्निश्ड है, क्या फर्नीचर ओन किया हुआ है? तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछने। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्निश्ड। पहले तो ये देखो कि एम्प्लॉयर कैसा है, गवर्नमेंट है, मतलब एम्प्लॉय कैसा है, एम्प्लॉयर कैसा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये वाला प्रोविजन लगेगा। फर्निश्ड है अकोमोडेशन या अनफर्निश्ड है? सर फर्निश्ड है। फर्निश्ड है तो फिर, सॉरी अनफर्निश्ड है, तो लाइसेंस फीस बस, और कुछ दिया ही क्या है? लाइसेंस एक तरह से सिर्फ जगह ही तो दी है। सर फर्निश्ड है सर। अच्छा, फर्नीचर भी लगा हुआ है मतलब? फर्नीचर हमारा है क्या? हाँ सर आपका ही है, गवर्नमेंट का ही है। तो सर कितने का है ये बता दीजिए, उसका 10% ऐड कर दीजिए उसकी वैल्यू। नहीं सर नहीं, आप हमारा नहीं है। आपका नहीं है तो आपने किसी से लिया होगा। हाँ लिया है ना। कितने पर लिया है? सर 10,000 रुपीज पर मंथ। तो बस 10,000 रुपीज पर मंथ इज द परक्विजिट फॉर द एम्प्लॉय। बात खत्म। एक तो जो लाइसेंस फीस है वो तो रहेगी, वो तो जगह की कीमत है, और फिर हमने क्या करा, फर्नीचर की कीमत ऐड कर दी। दैट्स इट, सिंपल है, वेरी सिंपल। अल्टीमेटली बेनिफिट देखना है क्या डराइव हो रहा है, जगह मिल रही है, फर्नीचर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये बस। आगे चल के अब और इजी हो जाएगा। अच्छा, कुछ चार्जेस अगर आपने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिए हैं तो वो इसमें से डिडक्ट कर दें, सिंपल सी बात है। जितने परक्विजिट मतलब बेनिफिट। अब 50,000 रुपए की चीज दी, 40,000 एम्प्लॉय से उसके ले लिए, तो आप 50,000 का परक्विजिट थोड़े ना कहोगे उसे। परक्विजिट तो सिर्फ 10,000 का ही बचा ना।
सो नाउ द सेकेंड केस इज व्हेन नॉन गवर्नमेंट, ये क्या है भाई, नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट के केस में क्या है देखते हैं। नॉन गवर्नमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि अकोमोडेशन ओन कर रहा है एम्प्लॉयर, और यहाँ पर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने लीज पर लिया है। तो अच्छा दोस्तों, लीज पर लिया तो बहुत ईजी हो जाता है, जितनी लीज पे दिए उतना ही परक्विजिट हो जाएगा। अगर ओन कर रहे हैं तो क्या है, ये देखिए सर, ओन कर रहे हैं तो उन्होंने कहा अच्छा ओन कर रहे हैं और अनफर्निश्ड है, तो ये वाला कॉलम मतलब अनफर्निश्ड, सिर्फ और सिर्फ घर दिया है, सिर्फ और सिर्फ घर दिया है रहने के लिए। वो कह रहे हैं कि इन सिटीज हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। अब देखिए सेंसस 2011 में 10-11 में हो चुका है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये भी अपडेट नहीं किया, ये एक के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी सिटी बड़ी है, मतलब 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, सिटी बड़ी है, 15% ऑफ योर सैलरी विल बी योर, मतलब वो मान लिया जाएगा। आपकी सैलरी कितनी है सर, 10 लाख रुपए की सैलरी है, तो 15% ऑफ योर सैलरी मतलब 1.5 लाख रुपीज विल बी योर परक्विजिट, ठीक है, ऐसे मान लिया। अगर आपकी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, मतलब 10 से 25 लाख के बीच में, तो 10% ऑफ योर सैलरी। और अगर आपकी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है तो 7.5% ऑफ योर सैलरी विल बी द अमाउंट ऑफ परक्विजिट। ये है भाई। और अगर यही फर्निश्ड हो, अगर यही फर्निश्ड हो तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपकी वैल्यू है, ये जो आपकी वैल्यू है अनफर्निश्ड की, उसमें इंक्रीज कर देंगे। किसकी कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे, फर्नीचर की। फर्नीचर की कॉस्ट कैसे इंक्रीज होगी, अगर फर्नीचर वही सेम गवर्नमेंट वाला कौन सा फर्नीचर ओन किया हुआ है तो फिर 10% ऑफ कॉस्ट ऐड कर दीजिए। और फर्नीचर अगर रेंट पे लिया हुआ है तो जो भी रेंट का अमाउंट है वो ऐड कर देंगे, किसमें, इस वैल्यू में। सिंपल है, वो तो वही चीज है। अगला देखते हैं, अगर एम्प्लॉयर ने खुद ने वो जो जगह है जो आपको दी है रहने के लिए, वो खुद ही रेंट पर ली हुई है या लीज पर ली हुई है, उस केस में क्या होगा देखते हैं। लोअर ऑफ, तो एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है ना, तो मैंने क्या कहा था, एक्चुअल रेंट तो आ ही जाएगा। एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। तो एक्चुअल रेंट मान लेते हैं एम्प्लॉयर ने पे किया पूरे साल में 2 लाख रुपए, और आपकी सैलरी 10 लाख है पूरे साल की, तो 10 लाख का 15% कितना हो जाता है, 1.5 लाख। तो लोअर ऑफ द टू, इन दोनों में से लोअर कौन सा है, ये है सर लोअर। तो आपको 1.5 लाख रुपीज मिल जाएगा। दिस विल, मतलब मिल नहीं जाएगा, सॉरी, दिस विल बी योर परक्विजिट, अमाउंट ऑफ परक्विजिट। अगर, अच्छा ये क्या था, अनफर्निश्ड का केस था, अगर ये फर्निश्ड हो जाए तो फिर वही बात, फर्नीचर फर्नीचर सेम, ठीक। आगे चलते हैं, अगर एम्प्लॉय आपको होटल में रुकने के लिए दे रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो सॉरी एम्प्लॉयर आपका आपको होटल में रुकवा रहा है, तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो, उस केस में दोनों के लिए रूल सेम है। अच्छा ये वाला कॉलम क्या था, अनफर्निश्ड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, ऐसा क्यों लिखा है, अरे सर कौन सा होटल अनफर्निश्ड होता है, आज तक कभी जिंदगी में कोई होटल देखा है जो अनफर्निश्ड हो, तो इसलिए दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो होटल तो हमेशा फर्निश्ड ही होते हैं। अच्छा होटल एम्प्लॉयर का तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, किसी और का होगा। तो एक्चुअल चार्जेस पेड और पेएबल टू सच होटल, क्योंकि एम्प्लॉयर भी कहीं दे रहा होगा खर्चा आपका, और 24% ऑफ योर सैलरी विच एवर इज लोअर, तो वो आपका वैल्यू हो जाएगा पर प्रोजेक्ट।
तो दोस्तों दिस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन केस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। सिंपल है, इट्स नॉट दैट टफ, लगता है पढ़ने में, लेकिन ये फर्नीचर की कॉस्ट का तो इजी है, सब में सेम ही आ रही है, बस इसमें आपको थोड़ा सा देखना है, तो ये याद हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं है। आइए सर, अब सैलरी में क्या क्या आएगा नहीं आएगा ये सारी चीजें दी हुई हैं। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, अगर आप होटल में रुकते हैं और 15 दिन से ज्यादा नहीं रुकते, सिर्फ 15 दिन से कम ही रुकते हैं, ठीक है, 10 दिन के लिए अगर आप रुके, तो उसके केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी निल। मतलब होटल की परक्विजिट तभी ऐड होगी आपकी सैलरी में अगर आप 15 डेज से ज्यादा रुकते हैं होटल। अगर मैंने 7 दिन का स्टे किया होटल में, 10 डेज का स्टे किया, तो उस केस में परक्विजिट में ऐड नहीं। दोस्तों इसे उससे कंफ्यूज मत करना कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे ऑडिट पे भेज दिया कहीं तो मैं वहां ऑडिट पे होटल में रुका। दिस इज नॉट दैट। ये परमानेंट रेजिडेंस की बात हो रही है कि आप दिल्ली में रहते हैं, आपका एम्प्लॉयर भी दिल्ली में है, वो आपको रुकने के लिए जगह दे रहा है। ये ऑडिट और ट्रैवल की बातें नहीं है, दोज आर सेपरेट इश्यूज, ठीक है, वो सेपरेट होते हैं। उसमें तो एम्प्लॉयर आपको देगा ही, उसमें एम्प्लॉयर ऐसा तो है नहीं ना कि आपको कहीं बोलेगा ऑडिट पे चले जाओ और वहां होटल का खर्चा तुम देना। दिस नेवर हैपेंस। वो होटल का एक्सपेंस तो क्लाइंट या फिर आपका जो जहां भी एम्प्लॉयर होगा वो पे करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके सम्स आप कर लेंगे, काफी सारे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। हाँ, एक ये और आपको मुझे बताना था, डबल अकोमोडेशन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। Where on account of his transfer from one place to another, the employee is provided with accommodation at the new place of posting while retaining accommodation at the other place। देखिए सर, मैं था दिल्ली, दिल्ली से उन्होंने बोला कि आप मुंबई शिफ्ट हो जाइए। दिल्ली में भी मेरा एम्प्लॉयर मुझे अकोमोडेशन दे रहा था, मुंबई में भी अकोमोडेशन मेरा एम्प्लॉयर दे रहा था। मान लीजिए मैं जून में यहाँ से चला गया और जून में मैं 16 जून को यहाँ पर मुंबई शिफ्ट हो गया। अब जून का जो मंथ है उसको अगर देखें तो मेरा दिल्ली में भी एक अकोमोडेशन के लिए मेरे एम्प्लॉयर ने अरेंज कराया हुआ है, वो खाली कब होगा, एक तरह से वो 30 जून को होगा। और 1 जून से मेरा अकोमोडेशन मुंबई में भी स्टार्ट हो गया, तो जून के मंथ में डबल अकोमोडेशन चल रहा है मेरा। आप समझ, डबल अकोमोडेशन चल रहा है, एक दिल्ली में भी चल रहा है, एक मुंबई में भी चल रहा है, और दोनों मेरे एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है। तो क्या दोनों एज अ परक्विजिट ऐड हो जाएंगे? दोनों तो ही होने चाहिए ना। दिक्कत है, मैं तो एक ही जगह रह रहा हूँ, मैं दो जगह थोड़ी ना रह रहा हूँ। अच्छा ऐसा करते क्यों है सर? एक दिन में तो पूरा सामान वगैरह शिफ्ट हो नहीं जाता। अब मैं मुंबई गया, फिर मैं 2 दिन बाद आया, 3 दिन बाद आया, मैं थोड़ा सा और सामान लेके चला गया, कुछ ऑफिस का भी मुझे काम था, तो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो इस केस में क्या होगा, तो वो कह रहे हैं फॉर द फर्स्ट 90 डेज, पहले 90 दिन, फर्स्ट 90 डेज, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी वैल्यू ऑफ सच अकोमोडेशन हुज वैल्यू इज लोअर व्हेन कंप्यूटेड एज पर अबव रूल्स। तो वो कह रहे हैं दिल्ली या मुंबई दोनों में अकोमोडेशन लिया हुआ है, फर्स्ट 90 डेज दिल्ली और बॉम्बे दोनों का परक्विजिट निकाला जाएगा, दोनों का परक्विजिट निकाला जाएगा, और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसे आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा एज अ परक्विजिट। मतलब एक ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में से जो भी लोअर हो। लेकिन 90 डेज के बाद दोनों अकोमोडेशन की वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों?
तो आपको शायद आंसर भी मिल गया होगा। सर 90 डेज लगते हैं क्या किसी को शिफ्ट होने में एक जगह से दूसरी जगह? तब तो आप सर बेवकूफ ही बना रहे हो हम, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा फिर उसके बाद तो दिल्ली का भी ऐड होगा सर, मुंबई का भी ऐड होगा, दोनों की परक्विजिट ऐड होंगी और होनी भी चाहिए। आप शिफ्ट हो रहे थे ना, तो क्या 3 महीने में आप शिफ्ट नहीं हो पाए? कुड यू नॉट शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन 3 months? ठीक है ना सर। तो फर्स्ट 90 डेज तो ठीक है, दोनों में से लोअर देख लिया जाएगा और 90 डेज के बाद दोनों की वैल्यू ऐड कर दी जाएगी आपकी सैलरी, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सेंट ऑन डेप्यूटेशन, अगर डेप्यूटेशन के लिए भेज दिया, थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, ठीक है ना, कोई गवर्नमेंट बॉडी वगैरह होती है तो उस डेप्यूटेशन के लिए 2 महीने चले जाइए, 15 दिन चले जाइए, 20 दिन चले जाइए, ऐसे करके। उस केस में क्या होता है, where accommodation is provided by central government or state government to an employee serving on deputation, the employer of such employee shall be deemed to be that body or undertaking where the employee is serving on deputation. तो उसका एम्प्लॉयर कौन माना जाएगा? जहां पर वो डेप्यूटेशन पर गया है उसे एम्प्लॉयर मानेंगे। और वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ सच अकोमोडेशन शैल बी अमाउंट कैलकुलेशन, मतलब जो जहां पर, जैसे मैं दिल्ली में, मेरा स्टेट गवर्नमेंट में काम करता हूँ, मैं दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप डेप्यूटेशन पे चले जाइए एक यूनिवर्सिटी में, भोपाल में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए डेप्यूटेशन के लिए फॉर 20 डेज। तो उस डेप्यूटेशन के टाइम पर मेरा एम्प्लॉयर कौन माना जाएगा? बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी मानी जाएगी। और मेरा अकोमोडेशन का परक्विजिट कैसे कैलकुलेट होगा, वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? उस जगह पर जहां मैं रह रहा हूँ उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कुछ परक्विजिट्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होती हैं, तो अब हम वो परक्विजिट करेंगे, ठीक है।